आज के एपिसोड की स्टार्टिंग सेकंड एंटर को दिखाकर होती है। हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से जब डालमू ने उसे ठीक करने की कोशिश की थी तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और बहुत ज्यादा डार्कनेस की एनर्जी वह देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एकदम से होश आने के बाद वह सेकंड एल्डर अपनी बॉडी की तरफ चारों तरफ देखता है तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि मैंने भले ही तुम्हारी जान तो बचा ली है लेकिन तुम्हारी जो बॉडी है जो कि बीस्ट में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुकी है मैं उसे वापस से ह्यूमन में नहीं कन्वर्ट कर सकता। ये बात सुनने के बाद वह पतलू काफी ज्यादा शॉक होता है और वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और वो डालमू से कहने लगता है आपके कहने का मतलब ये है कि अब मेरे जो ग्रैंडफादर हैं वो इंसान नहीं बन सकते। दूसरी तरफ जो बीस्ट वाली पावर होती है सेकंड एल्डर के अंदर वो बीस्टली फॉर्म उसकी जागने लगती है और वह अपने आप पर धीरे धीरे करके कंट्रोल होने लगता है क्योंकि डार्कनेस की पावर उसे और उसके माइंड को धीरे धीरे करके खत्म करती जा रही थी। और जब वह जोरों जोरों से चिल्लाने लगता है ये देखने के बाद वहां पर इतने भी खड़े लोग होते हैं वो सभी लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और खासकर वह पतलू और कहने लगता है ये ग्रैंडफादर क्या हुआ आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो। तभी डालमून सभी से कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इसके रास्ते से हट जाओ तुम इसके रास्ते के बीच में आ रहे हो। तभी वहां पर एक पोर्टल बन जाता है और बाकी के लोग इस वक्त काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं और वो पोर्टल तक जाने का रास्ता खोल देते हैं। तभी डालमू उस सेकंड एल्डर से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ तुम्हारा जो रहने की जगह है अब वो डार्कनेस है तुम यहाँ नहीं रह सकते और शायद डार्कनेस में तुम्हें कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि तुम वापस लौट कर आ सको ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है अब तुम जा सकते हो। और जो सेकंड एल्डर होता है वो अपने ग्रैंड सन यानी कि पतलू की तरफ देखता है और वहां से जाने लगता है तभी लेकिन वो जाने के लिए देने के लिए मानता नहीं है पतलू और कहने लगता है ग्रैंडफादर मैं हूँ आपका पुत्ता मेरा नाम येन है क्या आप मुझे याद कर पाओगे अभी। लेकिन तभी वो बीस्ट उसकी तरफ देखते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और वह वहां से उस पोर्टल की तरफ जाने लगता है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं लेकिन पतलू उसे जाने के लिए बिल्कुल भी मानता नहीं है और वो रोते हुए सीधे जाकर अपने ग्रैंडफादर की बॉडी को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है ग्रैंडफादर आप मुझे अकेले छोड़कर इस तरीके से नहीं जा सकते दद्दू। और सभी लोग इस सीन को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल से भर जाते हैं। दूसरी तरफ जो जद्दू होते हैं वो उस पोर्टल की तरफ बढ़ रहा होता है धीरे धीरे करके और वो छलांग लगाते हुए उस पोर्टल में कूद पड़ता है और पतलू इस वक्त बहुत ज्यादा गंदी तरीके से रोने में लगा हुआ है और जो डार्कनेस वाली पावर होती है वो धीरे धीरे करके उस बीस्टली फॉर्म को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है यानी कि उस पोर्टल में खींचने लगती है। ये सब देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग होते हैं सरप्राइज जाते हैं और जिन चिल्लाते हुए कहने लगता है कि जो डार्कनेस है वो हमारे सेकंड एल्डर को ले जा रही है और वो सेकंड एल्डर जाते जाते बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं। तभी अचानक से हमारे जिन की दिमाग की बत्ती जलती है और उसे कुछ याद आने लगता है और कहने लगता है ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। हाँ मुझे याद आया क्लासिक एंड माउंटेन की कहानियों में एक बीस्ट हुआ करता था जिसका नाम हुआन था और ये रैकून जैसा दिखता है और इसकी एक आंख होती थी और 3 टेल्स यानी कि 3 पूंछ और इसका नाम हुआन था। और जब ये बीस्ट जोरों जोरों से चिल्लाता था तो इसकी आवाज बहुत 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 दूर तक जा सकती थी और इसकी जो पावर है वो इविल को बुरी पावर को तबाह कर सकती थी और इसकी जो बॉडी है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो किसी भी परेशानी को किसी भी डिसीज बीमारी को ठीक कर सकती थी। और मन में सोचते हुए काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि पहले लुलू फिश बाद में माउंटेन एंड सी का ट्रायल और फिर बा स्नेक आया था और अब हुआन। आखिरकार इसकी जो रिलेशनशिप है वो इस क्लासिक एंड माउंटेन की जो कहानी है माउंटेन एंड सी की उससे क्या लेना देना है इस दुनिया से और उस कहानी से। तभी जो डालमू होता है उसको जाते हुए देखता है और जिनसे कहने लगता है कि जो डार्कनेस उन लोगों को हमेशा ले जाएगी जो लोग उस जो डार्कनेस से बिलोंग करते हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम उस बंदे में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हो। अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मैं तुम्हें डार्कनेस में ले जा सकता हूँ दिखाने के लिए कि आखिर अंदर क्या होता है क्या तुम जाना चाहोगे। और वो जिन को डराने लगता है। जिन यह बात सुनने के बाद सरप्राइज से भर जाता है। बताओ जिन तुम्हें जाना है क्या तुम्हारी इच्छा है अंदर डार्कनेस के जाने की। तभी जिन ये बात सुनने के बाद घबरा जाता है और उसे डायरेक्टली मना करने लगता है और उससे कहने लगता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे पूछने के लिए लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं उस डार्कनेस में जाने की। तभी पीछे से मुदाका आती है और उससे कहने लगती है यान जिन। तभी जिन पीछे मुड़कर देखता है तो मुदाका उससे पूछने लगती है कि आखिरकार तुम अभी भी यहाँ पर खड़े खड़े क्या करने में लगे हुए हो क्या तुम अपने कपड़ों को नहीं बदलने वाले और जो अवार्ड सेरेमनी मैंने तुम्हारे लिए रखी थी उसका क्या। लेकिन जिनको कुछ भी याद नहीं होता और वो उससे पूछने लगता है अवार्ड किस चीज का अवार्ड तुम क्या बता रही हो क्या बात कर रही हो मुझे तो कुछ भी ऐसा याद नहीं है। ये बात सुनने के बाद मुदाका भड़क पड़ती है और उस पर पिंच जोर जोर से पिंच करती है और उससे कहने लगती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारा रिवॉर्ड देने के लिए आई हूँ। तब तुमने डालू सेरेमनी में पार्टिसिपेट किया था और तुमने जीता भी था। अब तुम एक डालू हीरो बन चुके हो। जैसे ये बात जिनको याद आती है तो वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और यान क्लैन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सभी शौक से भर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं क्या एक डालू हीरो। और अंकल लोग उससे कहने लगते हैं हे लीडर ये तो वाकई में हमारे क्लैन के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग वाली बात थी।
तभी उसके बाद हमें याओ क्लैन के लीडर को दिखाया जाता है जो कि उससे कहने में लगा हुआ था। डालमू यहाँ पर खुद यहाँ पर पर्सनली डालू हीरो को उसका बैज देने के लिए आया हुआ है जो कि उसने खुद जीता था। और जब ली को ये बात पता चलती है तो वो शौक से भर जाता है और कहने लगता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। भले ही ये डालू हीरो बन चुका हो, लेकिन जो मुडाका है वो दरअसल हमेशा डालू हीरो का जो एम्बलम है वो हमेशा किसी रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा ही भेजाती थी, लेकिन कभी आज तक पर्सनली नहीं देने आई। तभी लिन क्लैन का लीडर आता है और उससे कहने लगता है कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर ये जो जिन है वो वाकई में सॉर्सरर का शैडो बन गया हो। तो सॉर्सरर का शैडो? लिन कहने लगता है ये क्या है। और तभी जो लिन होता है वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है और उससे कहने लगता है ये रूल हमेशा से चलता आ रहा है, जो भी मुडाका बनता है वो कई सारे डालू हीरोज में से उसके पर्सनल गार्डियन के तौर पर किसी एक हीरो को चुनती है। चुनता है। वो मैजिशियन है, शैडो विजार्ड कह सकते हो, जिसे हम सॉर्सरर के शैडो के नाम से भी जानते हैं। और जो शैडो है वो मुडाका के साथ जिंदगी भर रहेगा, बिल्कुल उसकी शैडो बनकर, और वह हमेशा बैटलफील्ड में उसकी सुरक्षा करेगा और उसकी हर एक कही बात को मानेगा। ये बात सुनने के बाद याओ क्लैन का लीडर काफी से शौक होता है और उसे कहने लगता है इम्पॉसिबल, ये तो अभी सिर्फ 12 साल का बंदा है, तो आखिरकार ये सॉर्सरर का शैडो कैसे बन सकता है। तभी लिन उससे कहने लगता है क्या होगा अगर मुडाका खुद इसे पाल पोस कर बड़ा करना चाहती हो तो तुम क्या करोगे? क्या सच में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मुदाका इसे वाकई में खुद अपने साथ ले जाना चाहती है इस लड़के को, क्योंकि इस लड़के में मुदाका का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और पर्सनली सपोर्ट करना चाहती है यानजिन को। क्लिंट ये बात सुनने के बाद कहने लगता है अब समझ में आया, अब सारी की सारी जो डिटेल्स हैं कि आखिरकार इसके जो अवेकन के बाद इसकी जो पावर है इतनी ज़्यादा अचानक से कैसे बढ़ गई। अब पल्ले पड़ रहा है सब कुछ हमारे दिमाग में, और ये सोचते सोचते ये काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और मन में सोचते कहने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे ट्राइब की जो किस्मत का धागा है, मतलब इसकी जो किस्मत है पूरी ट्राइब बच पाएगी या नहीं बच पाएगी अब और सिर्फ इस बंदे के हाथों में है। यही बंदा अब सिर्फ हमारे ट्राइब को बचा सकता है और कोई भी नहीं। और सभी लोग जय जयकार करने लगते हैं लिन की और अपने एंसेस्टर गॉड की, और सभी लोग प्रे करने लगते हैं। और वहीं पर जिन उसके सामने झुक जाता है उस एमल को एक्सेप्ट करने के लिए, और तभी मुदाका उसे वो देती है टोकन और उसे कहने लगती है कि तुम अब से इस यान ट्राइब के हीरो हो जिन, और तुमने उस डालू सेरेमनी को पास कर लिया था और तुमने उस सबसे ज्यादा खतरनाक सॉर्सरर को भी हरा दिया अपने दम पे, और तुमने ये अपना हक खुद अपने हाथों से पाया है इस डालू हीरो एम्बलम को पहनने का। और वो खुद ही जाकर उसके कपड़ों पर उस एम्बलम को पहना देती है और अनाउंस कर देती है कि आज से और अभी से तुम डालू हीरो कहलाओगे और तुम्हारे पास इसकी प्रेस्टीज होगी। ये जानने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जिन, और टोटली सरप्राइज से भरा हुआ होता है। दूसरी तरफ उसके जो यान क्लैन के भी मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हुए होते हैं और खुशी के मारे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि इसने तो हमारे यान क्लैन का नाम रोशन कर दिया है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छा बॉय है। और वह फिर से वापस से जिनकी जय जयकार करने लगते हैं और याओ क्लैन का लीडर और लिन क्लैन के लीडर उसे देखने में लगे हुए होते हैं। उनकी इतनी ज़्यादा जल गई होती है और इतनी ज़्यादा घबराए हुए होती है कि अब इनके क्लैन का क्या होने वाला है। और वह सभी के सभी अपने घुटनों के ऊपर टिक कर उसे माफ़ी मांगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि जो ग्रेट मुदाका है और जो हमारा ग्लोरियस डालू हीरो है वो हमें क्षमा करेंगे, हमें माफ़ कर देंगे और हमें जान से नहीं मारेंगे और हमारे पूरे के पूरे ट्राइब को तबाह नहीं करेंगे। हमने जो आपकी ट्राइब के बदले आपके ट्राइब में जो गुनाह किया है, जो काम किया है, उसकी सजा तो हमें मिलनी ही चाहिए और जो कि हम इसे लेने के लिए तत्पर है, मतलब रेडी हैं। लेकिन मैं आप सभी से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे जो ट्राइब मैन है उनकी जान बख्शी दीजिएगा। और तभी जो लिन का लीडर होता है वो कहने लगता है कि यान ट्राइब का जो भी नुकसान हुआ है वो लिन ट्राइब पूरी तरीके से कंपनसेट करेगी, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमें भी माफ़ कर दीजिएगा। और तो और हमें उस गंदे और कमीने सॉर्सरर के द्वारा धोखा दिया गया था और कुछ नहीं, हमने इसीलिए ये सब किया। ये बात सुनने के बाद ये दोनों जो डालमू होता है मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जरा इन सभी को देखो तो जरा ये कितने ज्यादा बेकार लोग हैं। और जिन मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो हमारे लीडर है वो उनकी काइंडनेस का इस्तेमाल करना चाहते हैं ये सभी के सभी लोग, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे लीडर इन्हें माफ कर देंगे। और उनसे कहने लगता है कि तुम मुझे हमें कंपनसेट करना चाहते हो, लेकिन किससे? उनके बारे में क्या? जो हमारे यान ट्राइब के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी डेड बॉडीज यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई हैं, आखिरकार तुम उन लोगों को किस तरीके से कंपनसेट करोगे? ये बात सुनने के बाद जो लिन होता है वो घुटनों के ऊपर टिकते उससे कहने लगता है कि जो दो ट्राइब के बीच में वॉर बहुत ज्यादा कॉमन बात है और वहां पर सैक्रिफाइस कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद जिनकी छटक जाती है और वो गुस्से में कहने लगता है अगर सच में ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी उस वॉर को हारेगा उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। सही कहा ना मैंने?
ये बात सुनने के बाद लिन के पसीने छूट जाते हैं और वो घबराने लगता है और उससे कहने लगता है, लॉर्ड मुडाका, जो हमारी की पूरी लिन ट्राइब है उसे उस सॉर्सरर के द्वारा धोखा दिया गया था। उसके झूठ में आकर हमने ये सब किया था और जो भी हमने यहाँ पर गलती की है, मिस्टेक की है, उसके बदले में हम कंपनसेट करने के लिए तैयार है। लेकिन हमारे जो ट्राइब के जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी लोग इनोसेंट है, तो मैं उनके बदले आपसी माफी मांगता हूँ। ये बात सुनने के बाद बॉडी बिल्डर अंकल बहुत दिनों बाद दिखाई दिए हैं और वो वहाँ पर आते हैं और उससे कहने लगते हैं, क्या तुम्हें अभी की सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है? यहाँ के जो लॉज हैं दो ट्राइब के बीच में, ये रूल्स पहले से सेट हैं और उन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता। और तो और तुम यान ट्राइब से हार चुके हो, तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट भी एक्सेप्ट करनी ही होगी। तभी मुदाका आने लगती है उसके आगे। इसको देखते हुए जो लिन का लीडर होता है वो काफी ज्यादा घबराया होता है। तभी जो याओ क्लैन का लीडर होता है वो उसकी तरफ बढ़ता है और उससे कहने लगता है, लिन, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया है? और अभी की इतनी ज्यादा सिचुएशन होने के बाद भी तुम भीख मांगना चाहते हो? क्या तुम लिन ट्राइब के लीडर होने का बस यह इतना ही फर्ज निभा सकते हो? और तभी वो अपने हाथों से, याओ क्लैन का लीडर होता है वो अपने हाथों में अपनी मैजिक टोटेम पावर का इस्तेमाल करता है और उससे कहने लगता है कि मैंने जो गुनाह किया है उसके बदले में मैं अपना ये हाथ आपको सौंपने के लिए तैयार हूँ, और अपनी फुल पावर से अपने एक हाथ को काट देता है और कहने लगता है कि कर्ज के तौर पर जो भी है उसके बदले में मैं अपना ये हाथ दे देता हूँ। ये देखने के बाद जिन और डालमू और मुडाका काफी ज्यादा शौक से भर जाते हैं और वहां पर उसका कटा हुआ हाथ जमीन पर पड़ा हुआ होता है और उसके खून निकलने में लगा हुआ होता है और वो माफी मांगते हैं। उससे कहने लगता है कि हमने जो गुनाह किया है हम उसकी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार हैं। ये बात सुनने के बाद जो बॉडी बिल्डर अंकल होते हैं वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि आखिरकार उनका क्या डिसीजन है, और मुडाका उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वो समझ जाता है और कहने लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ जो लिन ट्राइब के मेंबर्स होते हैं उनका जो लीडर होता है वो कहने लगता है कि हमें भी माफ कर दीजिएगा। तभी जो अंकल लॉर्ड होते हैं, जो बॉडी बिल्डर वाले अंकल होते हैं उससे कहने लगते हैं और उससे गुनाह उन्होंने जो काम किए हैं, कांड किए हैं, सारे के सारे कांड गिनाने लगते हैं और कहने लगते हैं, तुमने सिर्फ अपनी पूरी की पूरी ट्राइब को वॉर के लिए दूसरे क्लैन पर अटैक ही नहीं किया, बल्कि में उस वॉर के दौरान तुम खुद हार भी गए। और तो और उस बेकार सॉर्सर के साथ तुमने मिलकर ये सब साजिश रची, और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम्हें माफ किया जा सके, इसलिए मैं तुम्हारा लीडर होने का जो टाइटल है वो तुमसे मैं छीनती हूँ। ये बात सुनने के बाद वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जो बॉडी बिल्डर वाले अंकल होते हैं वो कहने लगते हैं कि तुम्हें ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और तुम्हें अपनी जान देनी होगी, और वो अपने टोटेम पावर को रिलीज कर देते हैं। भाई इसकी पावर पांडा जैसी काहे दिख रही है? खैर वो तो पता नहीं, लेकिन जो बॉडी बिल्डर वाले अंकल होते हैं वो फुल फोर्स के साथ लिन के लीडर पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण वहां पर एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वहीं पर उसकी स्वाह हो जाती है। और मुडाका सारी की सारी सिचुएशन को देखने में अभी भी लगी हुई है, और जब जो जिन होता है वो इस तरह की हरकतें देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा वायलेंट है, इसके मुंह पर तो एक तो सभी इतना सा भी पसीना नहीं आया। तभी दूसरी तरफ जो लिन का लीडर का जो बेटा होता है वो उसकी तरफ आने लगता है और उससे कहने लगता है, फादर फादर, और उसके आंसू निकल रहे होते हैं और वहीं रोते रोते वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। तभी एक और बंदा आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़े रहना होगा, जरा तुमने देखो तुम किस तरीके से वहां पर खड़े हुए हो, ये सही बात नहीं है। तभी बॉडी बिल्डर वाले जो अंकल होते हैं वो याओ क्लैन के पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं उसके लीडर से कि तुम लिन क्लैन के लीडर के द्वारा इस्तेमाल कर लिए गए, और तो और तुमने किसी टूल की तरह उस सॉर्सर का साथ दिया, लेकिन तुमने यहाँ पर उस सॉर्सर से फाइट करने में अंत में जाकर मदद की थी, इसके कारण तुम्हारा जो गुनाह है वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी जो पोजीशन है लीडर की मैं तुमसे छीनता हूँ। एक बार ये सर्दियां हैं वो गुजर जाएं तो तुम्हें ट्राइब से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी लीडर की पोजीशन भी छीन ली जाएगी। और जो याओ का लीडर होता है वो इस सजा को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहने लगता है कि मुझे जो पनिशमेंट दी गई है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। और तभी बॉडी बिल्डर वाले अंकल उससे कहने लगता है कि इस बंदे को यहाँ से ले जाओ। तभी जो ली होता है वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी याओ का लीडर ली से कहने लगता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी ट्राइब के लिए हमारे जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा जोश में भर जाता है ली, और काफी ज्यादा इमोशनल से भरा हुआ होता है इस वक्त, क्योंकि वो याओ क्लैन का जो लीडर है वो ऑलरेडी जा चुका है। तभी कहानी आती है जिन की तरफ। तभी जो बॉडी बिल्डर वाले अंकल होते हैं वो उसकी तरफ जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैंने सारा का सारा काम यहाँ पर कर दिया है। जिन मन में सोचते कहने लगता है कि जो मुडाका है उसको देखकर लगता है कि ये काफी ज्यादा यंग है और काफी ज्यादा जवान है, लेकिन इसके जो फॉलोवर्स है वो उसका हर ऑर्डर को मानते हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं करते। ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा गुड है, अच्छी है। तभी वहाँ पर वो छोटा सा क्यूट सा पांडा उसकी तरफ आने लगता है और जिनको पकड़ लगता है। जिन उसको देखकर कभी तो खुश होता है और दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और उससे कहने लगते हैं, पांडा हम दूसरों से यहाँ पर नहीं हार सकते, तुम्हें भी फ्यूचर में मुझे बताना होगा कि आखिरकार तुम्हें किसको पीटना है, और जब भी तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओगे तब मैं तुमसे कहूंगा कि जाओ उसे पीट दो, तो तुम उसके जाको पीट देना। सही कहा ना भाई? कहता है दोनों के दोनों हरामी है। तभी जो ली होता है वो उसकी तरफ आता है, उससे कहने लगता है कि यान क्लैन के लीडर, ये सर्दियां हैं वो जल्दी यहाँ पर आने वाली हैं, और हमारा जो याओ ट्राइब है हमने अपने लीडर को ऑलरेडी खो दिया है, और हमारा जो खाना है वो भी। अगर हमारे जो आपका जो यान क्लैन है अगर वो हमारे याओ क्लैन की मदद करने के लिए तैयार है तो हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो याओ क्लैन है, याओ क्लैन
वो अपना जो टोटेम पिलर है वो भी आपको गिफ्ट के तौर पर देने के लिए तैयार है और यान क्लैन के लिए सरेंडर करने के लिए भी तैयार है। तभी जो लिन क्लैन का लीडर, जो दूसरा नया लीडर या एल्डर कह सकते हो, वो भी उसकी तरफ आता है और उससे कहने लगता है कि हम भी सेम करने के लिए तैयार हैं और हम भी सरेंडर कर देंगे यान क्लैन के खिलाफ। ये बात सुनने के बाद जो यान क्लैन का लीडर होता है, एल्डर्स होते हैं और जो अंकल लॉन्ग होते हैं, वो कतई शौक से भर जाते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी जो फर्स्ट एल्डर होते हैं उससे कहने लगता है कि अगर सच में ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास 4 टाइम पावर पिलर हो गए और इसके साथ ही हमारा जो क्लैन है वो और भी ज़्यादा लार्ज और बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है इसका मतलब। तभी जो यान का लीडर होता है वो कहने लगता है कि अगर सच में वो हमारे खिलाफ सरेंडर करने के लिए तैयार है हमारे साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आज से और अभी से हमारे लोग बन जाएंगे। लेकिन हमारे फूड की स्टोरेज के बारे में क्या? तभी जो ली होता है वो उससे कहने लगता है, हे यान जिन, मुझे पता है कि हम दोनों के बीच में एंसेस्ट्रल गॉड का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑलरेडी बन चुका है और जो हमारी याओ क्लैन है वो और तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती किसी भी तरीके से। अगर तुम अभी भी चिंता करते हो इस बारे में तो मेरी जो जिंदगी है वो तुम्हारे हाथों में, तुम कभी भी इसको ले सकते हो। तभी यान क्लैन का लीडर उससे कहने लगता है कि लिन क्लैन और याओ क्लैन के पास अब कोई भी लीडर नहीं बचा है और उनकी जो पावर है बुरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अब उनके पास कोई चारा नहीं है सरेंडर करने के अलावा। और ये सारी की सारी जो बात है वो मुदाका के सामने हुई है, तो वो अपनी बात से बाद में पलट भी नहीं सकते। अगर बाद में ये लोग अपनी बात से पलटे तो मुदाका के दौरान सजा दी जाएगी। और तभी जिन होता है वो मुदाका की तरफ देखने लगता है। तभी मुदाका उसकी तरफ देखती है और उससे कहने लगती है कि तुम यान क्लैन के डालू हीरो हो तो तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन तुम्हारे लिए एक कंडीशन रहेगी। अगर तुम इन्हें अपने क्लैन में एक्सेप्ट करना चाहते हो कि तुम्हें इनके लिए सफिशियंट खाने की जुगाड़ करनी पड़ेगी उनके सभी के सभी मेंबर्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे ट्राइब की जो संख्या है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम मुझसे भीख मांगते हो तो मैं शायद कुछ कर दूं मदद तुम्हारी। भाई अभी भी मतलब छोड़ रही है अभी भी पीछा। तभी जिन मन में सोचते कहने लगता है, मन में सोचते नहीं मतलब उससे कहने लगता है, अच्छा खाने की बात चल रही है, हमारे पास ऑलरेडी उसकी व्यवस्था है, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये बात जब मुदाका को पता चलती है तो वो शौक से भर जाती है। तभी जिन उससे कहने लगता है कि मेरे यहाँ पर आने से पहले और इस इटर्नल नाइट का आने से पहले हमने पहले ही बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने का व्यवस्था करके रखी हुई थी। हम बस इतने ज़्यादा खाना को बचा कर यहाँ पर नहीं इसलिए नहीं रख रहे थे क्योंकि हमारे पास उसे प्रिजर्व करने की कोई जुगाड़ वगैरह नहीं है। वो थोड़े समय बाद अपने आप खराब हो जाता है, लेकिन अब मेरे पास उसकी भी जुगाड़ है, उसकी भी व्यवस्था कर ली है मैंने। ये बात सुनने के बाद जो लिन क्लैन और जो याओ क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी काफी ज्यादा शौक से भर जाते हैं एकदम से। तभी जो जिन होता है वो सभी को बताने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से भले ही मैंने जुगाड़ मतलब जो व्यवस्था ढूंढ ली है, आइडिया का पता लगा लिया है और मटेरियल्स भी ढूंढ लिए हैं, लेकिन उसको लाने का जो तरीका है, पावर है, स्ट्रेंथ है, वो थोड़ा मैं नहीं ला सकता और व्यवस्था नहीं कर सकता बाकी मटेरियल्स की। जगह भी पता है और तरीका भी पता है मुझे। तो अगर मेरा जो प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं होता तो भले ही तुम लोग सरेंडर भी कर दो तो मेरे पास खाने की जुगाड़ नहीं कर पाऊंगा तुम सभी के लिए। जब सभी के सभी लोग उसकी ये बात सुनते हैं तो सभी लोग शौक से भर जाते हैं और तभी ये देखते हुए जिन उनसे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मुझे इस तरीके से क्यों घूरने में लगे हो या भाई। तभी मुदाका उसको देखते हुए उससे कहने लगती है कि तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुमने सच में खाने को प्रिजर्व करने का जुगाड़ ढूंढ लिया है? तभी जिन कहने लगता हाँ तो क्या। और जब मुदाका ये सुनती है ना तो बहुत ज़्यादा शौक से भर जाती है और कहने लगती है कि खाने को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा समय तक के लिए हमारे क्लैन को कई सारे सॉर्सरर की पावर की जरूरत पड़ती है। तो ये यान क्लैन के लिए जो यान चेन है उसके लिए इम्पॉसिबल है कि ये तरीका ये अपनाए। और वो कहने लगती है ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। भले ही तुमने अपनी पावर को या फिर अपनी टेंडर पावर को जगा लिया है लेकिन फिर भी ये इम्पॉसिबल है। इतनी ज़्यादा मात्रा में इतनी ज़्यादा पावर का तुम इस्तेमाल कैसे कर सकते हो और इतने ज़्यादा सॉर्सरी पावर कहाँ से लाओगे तुम? ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है, तुम किस सॉर्सरी की पावर की बात करने में लगी हो? मैंने नहीं कहा कि मैं तुम्हारे तरीके का इस्तेमाल करने वाला हूँ या फिर मैजिक का इस्तेमाल करने वाला हूँ। तुम्हारा जो सोच है वो बिल्कुल भी मटेरियलिस्टिक नहीं है। जब दाल मुझे बात सुनता है तो वो उससे कहने लगता है, तुम्हारी बात तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया है खाने को प्रिजर्व करने का। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इतने ज़्यादा मात्रा में खाने को तुम प्रिजर्व करोगे कि तुम्हारी जो 3 ट्राइब है वो खा सकती हैं और उसके लिए तुम्हें सॉर्सर पावर की जरूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जिन कहने लगता हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। जब यान क्लैन के एल्डर और लीडर सुनते हैं तो वो शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं, जिन तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे बता कि तुम्हें किस चीज़ की जरूरत है, हम डायरेक्टली जाकर उस चीज़ को ढूंढ कर लेके आएंगे तुम्हारे लिए। लीडर भी उसकी बात से एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है कि अगर सच में तुम्हारे पास खाने को प्रिजर्व करने का तरीका है और हम उसमें सक्सेस हो गए तो हमें खाने के बारे में कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम्हें किसी भी इंग्रेडिएंट की जरूरत है तो हमें बताओ, हम उस इंग्रेडिएंट को हासिल करने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगाने के लिए तैयार हैं। तभी या और लिन ट्राइब के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी यही कह रहे होते हैं, जब तक तुम हमारे लोगों को बचाने के लिए तैयार है हम कुछ भी करने के लिए तैयार है, तुम बस ऑर्डर दो। तभी जिन उससे कहने लगता है कि मुझे अगर इस मेथड को रियलिटी में लाना है तो मुझे बहुत मात्रा में सॉल्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी नमक, जो कि मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया है माउंटेन्स में। उसका इस्तेमाल कर हम अपने खाने का प्रिजर्व करने में मदद मिलेगी। तभी जिन उससे कहने लगता है कि मैं उस सॉल्ट रॉक से वो सॉल्ट निकालना तो चाहता था
लेकिन जो विंटर्स है, सर्दियां हैं, वो बहुत समय से पहले आ गई। ये बात सुनने के बाद बाकी के जो लोग होते हैं और जो ली होता है वो सुनते ही उससे कहने लगता है तुम उस ईस्टर्न माउंटेन के बारे में बात करने में लगे हुए हो, लेकिन अब तो उस पूरे के पूरे एरिया को इटर्नल नाइट ने कवर कर लिया है। अगर ये बात वाकई में सच है, लेकिन अब हमारे पास कोई और दूसरा चारा नहीं बचा है। तभी वहां पर दालमू बीच में आता है और काफी ज्यादा गुस्से वाली और काफी ज्यादा मतलब घूरने लगता है जिनको। ये देखकर जिन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी दालमू उससे कहने लगता है कि ये समय नहीं है इस तरीके का फालतू का फेस और फालतू का बकवास करने की। जो तुम कह रहे हो क्या वो बात सच है? क्या तुम्हें ये बात सच में पता है कि इस बीमारी के कारण, कि खाना सड़ने के कारण, जो खाना सड़ जाता है वही लोग खाते हैं, उसके कारण कितने लोग यहाँ पर मारे गए हैं? अगर तुमने सच में खाने की ये परेशानी को सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर जो क्लैन के फालतू के लोग मरते हैं वो पता है कितने कम हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा खाना प्रिजर्व करने के लिए कितने ज्यादा सोर्सर लगते हैं और सिर्फ बड़ी बड़ी ट्राइब्स ही उन सोर्सर को अफोर्ड कर सकती हैं, और छोटी मोटी जो ट्राइब्स हैं उन्हें मरना पड़ता है। जितने लोग तो वॉर में नहीं मरते, जितने तो उस खाना खाने के कारण मर जाते हैं। ये बात सुनने के बाद जिन काफी सरप्राइज होता है और मन में सोचते कहने लगता है ओ हाँ, मुझे अब समझ में आया, ये तो पहले ही प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड है। तो वे लोग कभी भी फार्म नहीं करते, जानवरों को वे लोग पालते नहीं है और ना ही खेती बाड़ी करते हैं। तो उसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि इनके पास खाना बचाने की कोई भी टेक्निक नहीं है और सर्दियों के दौरान इन्हें मरना ही पड़ता है। लेकिन अगर मैं सभी को ये चीज सिखा दूं कि किस तरीके से मीट को प्रिजर्व किया जाता है, बचाया जाता है, तो इन सभी के लिए एक लेजेंडरी टेक्निक बन जाएगी जो कि मेरे द्वारा खोजी गई थी। और ये बात जानते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा था। तभी डालमू उससे कहने लगता है क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आई? जल्दी से मुझे जवाब दो, क्या तुम्हारे पास इतना कॉन्फिडेंस है जो भी तुमने अभी भी कहा था उसको लेकर? ये बात सुनने के बाद जिन उससे कहने लगता है हाँ बिल्कुल है, जो मैंने कहा है, अगर मुझे सॉल्ट माइंड मिल जाए तो मैं उसे बनाने में कामयाब रहूंगा। और इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं ये जो टेक्निक है वो सभी को सिखा दूंगा कि किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। ये बात सुनकर वो जोर से सांस लेता है डालमू और कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो इसलिए अपने आप को तुम अब तैयार कर लो। आज मैं तुम्हें डार्कनेस के अंदर लेकर जाऊंगा, वो भी तुरंत के तुरंत, और उस रॉक सॉल्ट ढूंढ कर लेकर आएंगे हम लोग। ये बात सुनने के बाद जो यान क्लैन के मेंबर्स होते हैं, लिन और याओ क्लैन के मेंबर्स होते हैं, वो शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं क्या? और मुडाका और जिन भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा शौक होते हैं। जिन ये बात सुनने के बाद कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम मुझे उस डार्कनेस के अंदर ले जाओगे, उस डार्कनेस के? और तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। पूरी की पूरी जगह पर सभी लोग प्रिपरेशन करने में लगे हुए होते हैं क्योंकि जिन और डालमू अब उस डार्कनेस के अंदर जाने वाले हैं। तभी जो मुडाका होती है वो अनाउंसमेंट कर देती है कि हमारा हीरो यहाँ पर आ रहा है, और सभी लोग उसकी हुआ ही कर रहे होते हैं। और जब इस तरीके का ट्रीटमेंट जिन देखता है तो काफी ज्यादा सरप्राइज होने लगता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं तो बस डार्कनेस के अंदर एंटर कर रहा हूँ, तो ये लोग इस तरीके की सेरेमनी क्यों करने में लगे हुए हैं? ये सभी के सभी लोग तो वाकई में इम्प्रैक्टिकल हैं। तभी वहाँ पर हड्डियों से बनी हुई एक माला उसकी तरफ आती है और वह पता चलता है कि वो तो भाई एक झाड़ू होता है। फूफू फूफा फूफी पीपी पता नहीं क्या है, जो भी मंत्र मंत्र पढ़ने में लगी हुई है ये दत्ती अम्मा। और हमें तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। और हमारा तो छोड़ो, जो हमारा जिन है वो भी टोटली कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये किसी तरीके का ट्राइबल डांस है। और तभी वो दादी अम्मा के जो कटोरे में पानी होता है वो जिन पर फेंक देती है और अजीब तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही होती है जो जिनको समझ नहीं आती। तभी जिनको देखते हुए मुडाका उसके पास आती है और उससे कहने लगती है कि जो वो कर रही है वो सोल मैरिनेट सेरेमनी है और इसे हम एक साल में एक बार होल्ड करते हैं, और उनके लिए जो हमारे ट्राइब के सबसे ज्यादा पावरफुल हीरो कहलाते हैं सिर्फ उन्हें ही मिलती है ये सम्मान वाली बात। ये सुनने के बाद जिनको समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या चीज है, तभी मुडाका उसे एक्सप्लेन करने लगती है और उससे कहने लगती है कि जो सेरेमनी है वो तुम्हारी सोल का एक टुकड़ा निकाल लिया जाती है और इसे ग्रेट सॉर्सर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। जो ग्रैंड मदर ये परफॉर्म करने में लगी हुई है वो तुम्हारी एक सोल का टुकड़ा उस जो गुड़िया दिख रही है ना घास फूस से बनी हुई, उसमें डाल दी जाएंगी। और तुम अगर उसको वियर मतलब पहन कर जाते हो डार्कनेस के अंदर, तो शेडो के अंदर, डार्कनेस के अंदर जितने भी शेडो पावर होगी और जो भी तुम पर मतलब गोस्ट वगैरह, आत्मा भूत वगैरह अटैक करेंगे, वो डायरेक्टली वो इस डॉल को टारगेट करेंगे, ना कि तुम्हें। वो समझेंगे कि तुम वो डॉल हो, डॉल को देखकर बोलेंगे कि वो तुम, तो वो उस डॉल को टारगेट करेंगे ना कि तुमको। और जब तक तुम्हारी जो सोल मैरिनेटे है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा उस डार्कनेस के अंदर। ये सुनने के बाद जिनको लगता है कि ये किसी तरीके की लेजेंडरी डॉल है, तभी मुडाका उससे कहने लगते है कुछ ऐसा ही, क्योंकि इस डॉल का इस्तेमाल कर तुम्हारे ऊपर जितने भी डेंजर्स आएंगे, खतरनाक खतरे आएंगे, वो सब टल जाएंगे। और मुझे लगता है कि तुम वो खतरे जरूर देखोगे जब तुम उसके अंदर जाओगे। और इस वक्त जिनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई होती है, तभी मुडाका उससे कहने लगती है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी किस्मत वाकई बहुत ज्यादा अच्छी है इस बार, क्योंकि जो सोल मैरिनेटे है जो ग्रैंड मदर करने में लगी क्रिएट की, उसके कारण तुम काफी ज्यादा सुरक्षित रहोगे। तभी जो ग्रैंड मदर होती है वो कुछ बोलती है और जिनको बुलाती है और उससे कहने लगती है कि तुम अपने खून का एक बूंद इस डॉल के ऊपर डालो। और सभी लोग जो हुआ ही करने लगते हैं और यान क्लैन के जो लीडर होते हैं, एल्डर्स होते हैं, वो भी उससे कहने लगते हैं जाओ जल्दी और जंग जीत के आना बेटे।
और इस वक्त जिन टोटली कंफ्यूज हो रखा होता है और मन में सोच तो कहने लगता है कि जो क्वीन है जो कि मुझसे कहने में लगी हुई है, जो मुडाका, जिसका फेस देखकर ही सब पता चलता है एक ऐसी लड़की है जो कि झूठ बोलने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, तो मैं इसके शब्दों पर भरोसा मतलब विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि बाकी के जो हमें रहने वाले लोग हैं वो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। और मैंने अपनी दुनिया में ऐसी बातों के बारे में सुना भी है, क्योंकि कुछ ऐसा ही मैजिक किया करते थे वो लोग। और तभी उस डॉल में से अजीब तरह की एनर्जी निकल रही होती है और जहां पर जाकर अपनी एक बूंद उसकी डॉल पर टपका देता है। लेकिन जैसे ही वो डॉल पर अपनी एक बूंद टपकाता है खून की, तो वो जो डॉल होती है वो धीरे धीरे करके टूटने लगती है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के कारण सभी लोग एकदम से घबरा जाते हैं और शौक से भर जाते हैं कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। और ब्लास्ट के बाद हमें जिन को दिखाया जाता है जो कि पूरा भून चुका है उस ब्लास्ट के कारण, जो कि देखने लायक था सीन। और सभी लोग शौक से सोच रहे होते हैं कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। तभी जिन मुडाका से पूछने लगता है, मुडाका क्या तुम ऐसी ही एक और डॉल बना सकते हो? तभी मुडाका उससे क्या लगती नहीं, ये सिर्फ एक साल में एक ही बार बनती है। तुम्हें क्या लगता है कोई सब्जी मंडी है या लेने चले घर आ गई? तभी बाकी जो जिन होता है वो काफी तक घबराते हैं। वो कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ तक कि जो भगवान है वो भी मुझे मारना चाहते हैं। तभी ग्रैंड मदर वहां आती है घबराती हुई, जिनसे कहने लगती है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम एक डामू हीरो। मुझे लगता है कि इस सेरेमनी के साथ ही कुछ गड़बड़ हो गई होगी और इसके भाई पोपट बनाने लगते हैं जिनका। और मुडाका उसे चीयर अप करते हुए उससे कहने लगती है कि तुम्हें इस सेरेमनी के बारे में मेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम बिना ग्रैंड मदर की मोरेनिटी जो डॉल है उसके बिना भी सुरक्षित रहोगे और तुम्हारी किस्मत शायद इतनी अच्छी भी हो सकती है कि तुम्हारा कोई खतरे से मुकाबला ही ना हो। ये बात सुनने के बाद जिनका चेहरा बाकी में बहुत ज्यादा कॉमेडियन हो रहा होता है और उससे कहने लगता है, लेकिन तुम जिस तरीके से कहने में लगी है मुझे ठीक नहीं लग रहा मुझे। तभी फर्स्ट एल्डर भी जिनकी तरफ आते हैं उससे कहने लगते हैं, जिन मुडाका बिल्कुल सही कहने में लगी हुई है। मुझे पता है कि मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि इस सेरेमनी की जो रिजल्ट है वो तुम्हारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। लेकिन तभी जिन दूसरी तरफ देखता है तो वहां पर देखता है कि कई सारे स्टेच्यूज को लोग बना रहे होते हैं। ये देखते हुए जिन उनसे पूछने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो वो लोग क्या कर रहे हैं? तभी वो कहने लगता है कि वो तो स्टेच्यूज बना रहे हैं। तभी जिन उससे पूछने लगता है, अच्छा ठीक है स्टेच्यू वगैरह ठीक है, लेकिन उनके बीच में मेरा स्टेच्यू क्या करने में लगा हुआ है? तभी फर्स्ट एल्डर उससे हंसते हुए उससे कहने लगता है कि तुमने हमारे क्लैन के लिए इतना सब कुछ किया है तो तुम्हारे लिए इतना तो करना बनता है यार। तभी जिन उससे पूछने लगता है, तो जो बगल में है उनका क्या है? क्यों? जो सेरेमनी कही थी वो बस एक एक्सटर्नल फोर्स है, तुम्हें उस पर इतना डिपेंड नहीं होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा जो भविष्य है वो सिर्फ तुम्हारे हाथों में होता है बच्चे, तो तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जबकि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जा रहा हूँ तो मैं तुम्हें खुद वहां पर प्रोटेक्ट करूंगा और जब तुम उस डार्कनेस के अंदर मेरे साथ एंट्री करोगे तो तुम्हें मेरी हर एक कमांड को मानना होगा। ये बिल्कुल सही कहा, जैसा कि मैंने डालू हीरो से एक्सेप्ट किया था। और वो भाई 2 उंगलियां दिखाती है डाल मुझसे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे बगल में बने रहोगे तुम्हारा कोई बाल विवाह नहीं कर सकता और तुम्हारी जो लौटने की संभावना है वो 20% बताता हूँ मैं। ये बात सुनने के बाद जिन और भड़क पड़ता है और कहने लगता है, सिर्फ 20%? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तभी डाल मुझसे कहने लगता है कि 20% भी पहले से ज्यादा है और तुम और ज्यादा सोचने में लगे हुए कि तुम्हें और ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे। और तभी वो लोग उस पोर्टल की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी डाल मुझसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास कुछ आखिरी वर्ड्स बचे हुए हैं जो तुम इन सभी को बताना चाहते हो। ये देखने के बाद जिन काफी तक घबराया और कहने लगता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे यही आखिरी वर्ड्स हैं। तभी डाल मुझसे कहने लगता है कि हमारी सभी के सभी छोटी छोटी ट्राइब्स के लिए खाना प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तो हम इस मैटर को इतनी ज्यादा आसानी से हल्के में नहीं ले सकते। और वो उसका हाथ पकड़कर इसी डार्कनेस में खींच कर ले जाने लगता है और जिन जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहा होता और कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दिया और मैंने अपनी इच्छा से नहीं जा रहा हूँ, तुम मुझे घसीट कर ले जा रहे हो और कुछ नहीं। और तभी वो डार्कनेस के अंदर घुसने लगते हैं और जब वे घुसते हैं तो हर तरफ सिर्फ ब्लैक 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 एनर्जी होती है और बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है क्योंकि विंटर्स ऑलरेडी आ चुकी होती है और हर जगह सिर्फ तबाही तबाही मची हुई होती है। और जब बर्फ गिर रही होती है तो बर्फ का कलर भी ब्लैक होता है और जिन्हें ये देखकर कहने लगता है कि इसका कलर ब्लैक क्यों है। तभी उसका पैर किसी चीज पर गिरता है जिसको देखकर वो डर जाता है और देखता है तो वहां पर एक आंख पड़ी हुई होती है किसी चीज की और वो डालमू के पीछे आ जाता है। तभी वहां पर एक ट्री मॉन्स्टर आ जाता है। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ही रहना, तुम दूर मत जाना, वो क्योंकि वो ट्री है वो उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने में लगा हुआ था ताकि उसे जिनको वहीं रख सके। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो कहने लगता है कि ह्यूमंस हमारे इलाके में आ चुके हैं, हम इंसानों को नहीं जाने देंगे, तुम्हें हमारे साथ रुकना होगा। जिन काफी तक घबराया होता है लेकिन डालमू हार नहीं मानने वाला होता है। वो अपनी मैजिक पावर से एक लैंप जलाता है, एक दिया जलाता है और जैसे ही वो दिया जलता है तो आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं, डार्कनेस एनर्जी होती है, वो सभी के सभी वहां से गायब होकर भग जाती है और उनके लिए एक रास्ता खुल जाता है। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम हमेशा मेरे साथ ही बने रहना, जब तक हमारे पास ये लाइट है तब तक ये लोग हमारा बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और इसी तरीके से धीरे धीरे करके वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं।
और कई प्रकार के मॉन्स्टर उन्हें रोकने के लिए आगे आते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हें यहीं रुकना होगा। लेकिन डालमू उससे कहने लगता है कि तुम उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत देना और ना ही तुम पीछे मुड़कर देखो, सिर्फ आगे चलते रहो। तभी जो जिन होता है वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये लोग किस बारे में बात करने में लगे हुए हैं। तभी डालमू से एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगते हैं ये सारे के सारे जो जिंदा लोग थे एक समय पर, जो कि एक डार्कनेस में काफी समय से फंसे हुए हैं, ना तो मर सकते हैं ना ही जिंदा रह सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जिनके पसीने छूट जाते हैं और कहने लगते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मेरा भी अंत कुछ ऐसा ही होगा। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम्हें डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम अगर भले ही यहाँ पर इनके चंगुल में फंस जाओ तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खुद ही मार दूंगा, जिससे पहले कि तुम इस तरीके से बन जाओ और तुम्हारी जान क्लैन का हीरो बनने का जो फर्ज है वो तुम्हें निभाने का पूरा मौका मिलेगा। और इस तरीके से वे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जिन काफी ज्यादा घबराया होता है। डालमू उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ ही बने रहना और इधर उधर देखना बंद कर दो, अगर यहाँ पर कोई खतरा आता है तो मैं उससे निपट लूंगा। और तभी हमें पीछे दिखाया जाता है कि रेड कलर का कपड़ा पहनकर कोई उन दोनों को जाते वहां से देख रहा होता है और देखते हुए बस शांत रहता है, कुछ कहता नहीं है। तभी वो लोग एक डेस्टिनेशन पहुंच जाते हैं। तभी डालमू से एक्सप्लेन करता है और उससे कहने लगता है जब तक हम इस वॉयलेट सी को पार कर लेते हैं इस इटर्नल नाइट में, हम बिना किसी परेशानी के एंटर कर पाएंगे। ये बात सुनने के बाद उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार जो वॉयलेट नाइट है वो क्या है, मतलब वॉयलेट सी है वो क्या है। तभी वहां पर कोई आ जाता है जो कि बोट चला रहा होता है उस काली नदी में। जिन उसे देखने के बाद मन में सोचते कहने लगता है कि ये कोई इंसान है। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ चलो, ये जो बंदा है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तुम किसी प्रकार की कोई भी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते इसको। तुम्हारे जो एक्शंस हैं वो रिस्पेक्टफुल होने चाहिए, इसका सम्मान करना। और एक बात हमेशा याद रखना कि हमेशा पीछे से चढ़ना इस बोट पर। और वो दोनों शुक्रिया करने लगते हैं उस बंदे का और वो उसी प्रकार से उनकी बोट निकल पड़ती है उस नदी को पार करने के लिए। लेकिन जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि चल क्या रहा है यहाँ पर, और मन में सोचते क्या लगता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, बिल्कुल बात भी नहीं कर रहा। लेकिन डालमू को देखकर ऐसा लगता है कि डालमू इस बंदे को लेकर काफी ज्यादा रेस्पेक्टेड है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये भी एक सॉर्सरर है और जहाँ पर लोगों को नदी पार कराने का काम दिया गया है इसको। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि हे आंजन, हम ऑलमोस्ट उसकी एंट्रेंस पर पहुंचने वाले हैं। तभी जिन कहने लगता है एंट्रेंस क्या, हम लोग ऑलरेडी समुद्र के बीच में नहीं है। तभी वेव्स होती वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगती हैं, क्योंकि एक जो मरी हुई मछली होती है अजीब तरीके की बहुत बड़ी, वो छलांग लगा रही होती है, जिसके कारण उसकी जो बोट का बैलेंस होता है वो बिगड़ने लगता है, जिसको देखकर जिन डर जाता है और कहने लगता है अब मैं क्या करूं। तभी डालमू से कहने लगता है कि तुम मुझे कस के पकड़ लो और बोट के पकड़ लो। और ये जो मॉन्स्टर है वो वॉयलेट सीसा है। तभी वहाँ की लहरें काफी ज्यादा तेज बढ़ रही होती हैं और इस वक्त जिन घबराते हुए कहने लगता है क्या हम लोग सच में यहाँ पर मरने वाले हैं, क्या हम लोग ठीक रहेंगे। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि जब तक इस दिए की जो फ्लेम है वो जिंदा रहेंगी, बनी रहेंगी, तब तक हम जिंदा रहेंगे। तभी जिन इससे पूछने लगता है तो अगर ऐसी बात है तो ये जो दिया है वो बुझ क्यों नहीं रहा है। तभी डालमू एक्सप्लेन करने लगता है ना ही तो इसे फूंक देकर बुझा सकते हैं। इसके कहने का मतलब है कि अगर तुम खुद से इसे नहीं बुझाओगे तब तक ये बुझेगा नहीं, इस तरीके से जलता रहेगा। तभी जिन इससे पूछने लगता है क्या होगा अगर उस पर पानी गिर गया तो। तभी डालमू उससे कहने लगता है तुम बेवकूफ बच्चे कि अगर सीधी सी बात अगर पानी गिर गया तो जो बुझ जाएगा ना। तभी उसकी जो लहरें होती हैं वो और भी ज्यादा तेज हो रही होती हैं और वहां पर इस तरीके से एक सुनामी आ गई होती है और एक पानी का बवंडर बन जाता है, जिसको देखकर जिन कहने लगता है कि हम लोग सच में मरने वाले हैं। और वो काफी ज्यादा घबराते हुए इस बोट से नीचे गिर जाता है और गिरते गिरते उस पानी में गिर जाता है। और गिरने के बाद वो देखता है तो एक बड़ी सी आंख उसको घूरने में लगी हुई होती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही नहीं कई सारी आंखें उसको देख रही होती हैं। और जिन वहाँ पर अपनी जान की भीख मांगते बोल रहा होता है कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। तभी उसे एक लाइट की रोशनी दिख रही होती है, वो उस लाइट की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उस लाइट में उस डालमू मिलता है। डालमू उसके हाथ को पकड़ के खींच लेता है और जब वो बाहर आता है तो कहने लगता है कि मुझे लग रहा था कि मैं तो मरने ही वाला था। तभी डालमू कहने लगता है कि हम लोग आ चुके हैं अपनी जगह और तभी उसे बताता है कि हम लोग इंटरनल नाइट के समय पर इस विंटर में आए हुए हैं। तभी जो वॉयलेट सी का जो इंटरनल नाइट का जो दरवाजा है वो अभी खुलने वाला है। तो आज से और इसी समय से, और मेरी बात ध्यान से सुन, तुम मुझे फॉलो करोगे चाहे कुछ भी हो जाए और मेरी साइड को बिल्कुल ही मत छोड़ना। और वहां से उतरने के बाद उसका शुक्रिया करते हैं। तभी जिन उसकी तरफ अपनी आंखों से देखने लगता कि आखिरकार वो कौन बंदा था जिसने हमें इस नदी को पार करवाया है। लेकिन जब वो देखता है तो वो उसके पसीने छूट जाते हैं। तभी जिनका जो सर है वो डालमू नीचे करवाता है और उससे कहने लगता है कि उस तरफ मत देखना, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें कुछ भी कर उसकी सम्मान करना, उसका रेस्पेक्ट करना है अगर तुम्हें डार्कनेस में जिंदा रहना है इसलिए। तभी जिन उससे कहने लगता है कि मैं तो बस क्यूरियस हो रहा था और कुछ नहीं। तभी जिन किसी चीज को नोटिस करता है और उसे एक लाल कलर का कपड़ा दिखाई देता है, उसको देखकर कहने लगता है ये कपड़ा आखिरकार डार्कनेस में इस तरीके की चीज क्या करने में लगी हुई है। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि ये जरूर ही बैटलफील्ड का होगा। जिन कहने लगता है बैटलफील्ड, किस तरह की बैटलफील्ड। और जब पीछे मुड़कर देखता है तो यहाँ पर कई सारे वेपन्स पड़े हुए होते हैं और उनका जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। और कहने लगता है कि इतने बड़े वेपन, जिन्होंने भी इस वेपन को इस्तेमाल किया है इसका मतलब ये वो तो बहुत ज्यादा बड़े हुआ करते होंगे ना। और ये सारे के सारे जो चीजें हैं वो डार्क नाइट के द्वारा, इस इटर्नल नाइट के द्वारा तबाह कर लिए गए हैं। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम इस चीज को यहीं छोड़ दो, तुम वैसे भी इसको इस डार्कनेस से आई मीन इटर्नल नाइट से बाहर नहीं ले जा सकते और जैसे ही अगर तुम ले जाने की कोशिश भी करती हो तो वो धूल में बदल जाएंगे।
ये बात जानने के बाद जिन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि मैं वाकई में सोचने में लगा हुआ था कि कुछ बाहर लेकर जाऊं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खाली हाथ लेकर जा रहा हूँ। तभी जो डालमू होता है उसके हाथ में जो दिया होता है उसमें से तेल की एक बूंद वे जमीन में गिराने लगता है, और जैसे ही वो एक बूंद जमीन में गिराता है तो जो वहाँ की एनर्जी होती है पूरी की पूरी डार्कनेस वहाँ से गायब हो जाती है और हर तरफ हरियाली छा जाती है थोड़ी दूर तक, जिसे देखकर जिन काफी सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये तो रियल लीव्स हैं। अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, तभी डालमू से एक्सप्लेन करने लगता है कि ये जो दिया मैं जलाने में लगा हुआ हूँ वो टोटेम जो पोल्स हैं उन्हीं की सिमिलर इसके पास पावर्स हैं जो कि डार्कनेस को दूर भगाती हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर लेकर आया था। यही कारण था क्योंकि जो ईस्टर्न माउंटेन है वो वाकई में बहुत ज्यादा बड़ा है और अगर तुम्हें उस रास्ते के बारे में नहीं पता होगा तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा उस माइन को ढूंढना, और मैं इस लैम्प का इस्तेमाल करूंगा जल्द से जल्द उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए, और तुम्हें उस रास्ते का मुझे पेन जल्दी से पॉइंट करना होगा कि आखिरकार वह जगह कहाँ पर थी। लेकिन तुम्हें जो भी करना होगा समय से पहले जिला इस दिए के बुझने से पहले खासकर। तभी जिन मन में सोचते कहने लगता है कि अब मुझे समझ में आया कि जो डालमू है वो इस दिए का इस्तेमाल करना चाहता है इस तरीके से। तभी उसकी नजर एक चीज पर जाती है और नेक्स्ट ही पल में दिखाया था कि डालमू वहां पर नीचे गिर जाता है और उसकी हालत खराब हो गई होती है और कह रहा होता है कि ये जगह तुमने खोदी थी, और वहां पर इसके द्वारा बनाए गए कई सारे ट्रैप्स में डालमू कई बार फंस जाता है और अपनी जान खोने से लगभग बिल्कुल बचता है। और जिन्हें उससे माफी मांगने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम इस बात के लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, और डालमू उससे पूछने लगता है कि जो डायरेक्शन तुमने मुझे दी थी क्या वो सच है, क्योंकि जो मेरी पुरानी हड्डियां हैं वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगी। तभी जिन हंसते हुए उससे कहने लगता है कि मैंने भी इस बारे में नहीं सोचा था कि मेरे जो ट्रैप्स हैं वो अभी भी काम कर रहे होंगे और जो ग्रेट लॉर्ड डालमू भी उसमें फंस जाएंगे, लेकिन अब मैंने यहाँ पर कुछ जगह देख ली है तो मुझे पता है कि हम लोग कहाँ पर हैं इस वक्त। और तभी वो एक तरफ इशारा करने लगता है और उससे कहने लगता है जिन कि हम उस ईस्टर्न माउंटेन की तरफ बढ़ना है सॉल्ट माइन को ढूंढने के लिए, और हमें ईस्टर्न माउंटेन के सेंट्रल पार्ट में जाना होगा। लोकेशन की बात कर रहे हैं तो इसी के आसपास होनी चाहिए। तभी डालमू उससे पूछने लगता है क्या तुमने उस इलाके में किसी प्रकार के कोई भी जाल बिछाए रखे हैं। तभी जिन उससे मना कर देता है और कहने लगता है कि मैंने सिर्फ बाहर के इलाके में ही जाल बिछाए थे, मेरे पास दूसरे तरीके भी हैं रास्ता पता लगाने के। ये बात सुनने के बाद डालमू मन में सोचते कहने लगता है कि इसमें कोई भी डरने वाली मतलब इसमें कोई शक वाली बात नहीं थी कि जो याओ क्लैन के और याओ वाले और लेन के जो ट्राइब के मेंबर्स थे वो कितने ज्यादा गुस्सा थे इस बात को लेकर और जिनको मारना चाहते थे। तभी 1 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वही स्टैचूज बने हुए होते हैं, जिसको देखकर जिन कहने लगता है ये डालमू हमारी दुनिया और जो डार्कनेस की दुनिया है वो पूरी तरीके से डिफरेंट है, लेकिन जरा इन दो पिलर्स को तो देखो, ये तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं जैसे पहले दिखा करते थे ईस्टर्न माउंटेन में। ये बात सुनने के बाद डालमू से कहने लगता है जहां तक मुझे पता है कि यहाँ पर किसी भी चीज की ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि डार्कनेस से बच पाए, और तभी वो अपने दिए में से एक बूंद तेल के नीचे गिराता है और वो इलाका क्लियर होने लगता है, लेकिन वो इन स्टैचूज पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको देखकर डालमू कहने लगता है कि तुमने अभी भी बिल्कुल सही कहा, जो लोकेशन है जहाँ की और जो स्टैचूज हैं वो डार्कनेस से उनका बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तभी जिन ये बात जानने के बाद उससे कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पिलर्स हैं जो स्टैचूज हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हैं। तभी डालमू से कहने लगता है कि मैं इस बात को लेकर श्योर तो नहीं हूँ, यह इस डार्कनेस में ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं समझता, और दूसरी बात करें तो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ और इस तरीके की फालतू सिगरेट हम पता नहीं लगा सकते, हमें जल्द से जल्द जाना होगा। लेकिन अचानक से ऊपर से एक चीज गिरती है जिनके सर पर एक ग्रीन कलर का जेड होता है, जिसको देखकर वो कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा पॉलिश लग रहा है और काफी ज्यादा कूल है, कि ये आसमान से गिरा है या फिर इन पिलर्स में से। और जब जिन पीछे रह जाता है तो डालमू से बुराने लगता है और जिन बिना सोच समझे इस चीज को लेकर वहां से आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मुझे तुम्हें जल्दी जल्द फॉलो करना होगा, एक बार हम लोग सॉल्ट माइन हासिल कर लें तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं और छानबीन कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तभी वहाँ की जो हवाएं हैं उनका जो रफ्तार होती है वो तेज हो जाती है और वह लोग एक ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। डालमू से पूछने लगता है कि जो सॉल्ट माइन है वो हमारे आगे है, जिसको देखकर जिन्हें उससे कहने लगता है कि हम लोग ऑलरेडी सेंट्रल एरिया में पहुंच चुके हैं ईस्टर्न माउंटेन्स के, तो मुझे लगता है कि हम जल्द ही उस सॉल्ट माउंट की तरफ पहुंच जाएंगे। लेकिन आखिरकार समझ नहीं आ रहा ये जो रफ्तार है बर्फ गिरने की वो बढ़ कैसे गई, ये किस तरीके का वेदर है। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि ये सब यहाँ पर तो नॉर्मल है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे वर्ल्ड में भी इसी तरीके से बर्फ गिरती है। ये बात सुनने के बाद कहने लगता है विंटर्स का मतलब ये हुआ कि हमारे वर्ल्ड में भी बर्फ गिरने में लगी हुई इस समय पर, और जब वो दोनों को कंपेयर करने लगता है तो भाई टोटली उसका दिमाग हिल जाता है और वो कहने लगता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इटर्नल डार्कनेस का और हमारा जो वर्ल्ड है वो कोएग्जिस्ट करता है और एक ही समय पर दोनों के दोनों सेम चीजें होती हैं। ये तो बहुत ज्यादा पूरी तरीके से अनसाइंटिफिक है। तो आखिरकार इसका जो इस स्पेस टाइप का क्या नेचर है। तभी अचानक से वो लोग किसी चीज को महसूस करने लगते हैं और एक रेड कलर की एनर्जी उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसको देखने के बाद डालमू काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है और बहुत बड़े किसी घंटा बजने की आवाज सुनाई देती है, जिन्हें उससे कहने लगता है कि ये क्या आवाज आ रही है, क्या ये चीज अभी अभी हमारे पास है। तभी डालमू उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल बात है कि ऐसी चीजें होती रहती हैं। तभी एक घंटी होती है बहुत बड़ी, घंटी तो नहीं कह सकते, घंटा कहेंगे हम इसे,
और वो घंटा बजना चालू हो जाता है, जिसको देखकर डालमू घबरा जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है। पता करते हैं, पता चढ़ते हैं। मतलब उससे कहने लगता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस थोड़ी बड़ी आवाज है और खुद की फटी पड़ी होती है। तभी वो घंटा फिर से बजता है, जिसको देखकर वो और डर जाता है और कहने लगता है कि मैंने इस बार फिर से सुनी, ये बैल बजने में लगी हुई है। और डालमू की इतनी फट रही होती है कि पसीने पसीना हो रहा होता है और कह रहा होता है कि कुछ नहीं सुना तुमने। नहीं, तुमने कुछ नहीं सुना। एक बात मेरी हमेशा याद रखना कि इटर्नल डार्कनेस को लेकर कभी भी क्यूरियस मत होना। तुम्हारी क्यूरियोसिटी कभी भी तुम्हें मार सकती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव है। ये तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम उस चीज को वहीं पर छोड़कर चले जाओ। लेकिन जिनकी मानता नहीं है और मन में सोचते कहने लगता है कि जब से मैं इस सेंट्रल एरिया में आया हुआ हूँ, जब से इटर्नल नाइट आई है, तब से डालमू की जो एक्टिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज करने में लगा हुआ है, बहुत ज्यादा अजीब अजीब हरकतें दे रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि डालमू को किसी चीज के द्वारा पजेस कर लिया गया है? और डालमू आगे बढ़ने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से चलो। और वह आगे बढ़ते जाते हैं और डालमू उससे पूछ लगता है कि हमें और कितना ज्यादा आगे जाना होगा। तभी जिन्हें उससे कहने लगता है कि वे थोड़ी देर और तभी वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं, वो घंटा रखा हुआ होता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होते हैं। तभी जिन्हें उससे कहने लगता है इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इस जगह को सिर्फ लीव ही नहीं किया, छोड़कर ही नहीं गए, बल्कि में लौटकर हम वापस वहीं आ गए और उसके बहुत ज्यादा नजदीक जाते जा रहे हैं। और उसको देखो तो जरा, ये किसी तांबे से बनी हुई चीज लग रही है, पता नहीं किस मेटल से बनी है। लेकिन जो डालमू होता है वो मना कर देता है और उससे कहने लगता है नहीं, हमें इस जगह से दूसरी जगह जाना होगा, हम उसके जंगल में नहीं फंसने वाले। और वो मुड़कर दूसरी तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं तो वो घंटी उनके सामने फिर से आ जाती है। ये बात जानने के बाद डालमू और जिन काफी ज्यादा शौक से भर जाते हैं और कहने लगते हैं, जिन कहने लगता है कि ये चीज तो अभी भी मेरे पीछे थी, तो आगे कैसे आ गई? तभी डालमू उसकी ये बात सुनते हुए कहने लगता है हमने अपनी डायरेक्शन का जो सेंस है वो खो दिया है और ये चीज वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और कहने लगता है खैर तुम्हें इतना नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आखिरकार ये इटर्नल नाइट की जो दुनिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो कभी भी इस मेरे लाइट लैम्प से बिल्कुल भी बच नहीं सकती। जब तक हमारे पास ये लैम्प है हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि वो लोग सुरक्षित नहीं रह पाते और वापस से घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं और वहां पर सर्दी का जो मौसम है वो बढ़ते जाता है। तभी जिन उससे कहने लगता है कि हम लोग यहीं पर खड़े रहने वाले हैं, हमने ऑलमोस्ट अपना रास्ता खो दिया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग जल्दी यहाँ पर मर जाएंगे सर्दी के मारे। और बात करें तुम्हारी लैंप की, तो उसका जो लैंप है वो जल्दी बुझने वाला है और हमेशा तो जो वैसे भी टिकने नहीं वाला। ये बात सुनने के बाद डालमू उसकी बात से एग्री होता है और तभी जिन उसे सलाह देता है और कहने लगता है क्यों ना हम उस बैल की तरफ जाएं और हम जिस कारण से यहाँ पर फंसे हुए हैं शायद हमें पता चल जाए वहां जाने के बाद। ये बात सुनने के बाद डालमू एग्री हो जाता है और उससे कहने लगता है मेरी बात याद रखना कि तुम मुझे फॉलो करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। और वह लोग उस बैल के पास पहुंच जाते हैं, जिन मन में सोचते कहने लगता है कि ये काफी अजीब है, इस पर तो ईस्टर्न जूओ लिखा हुआ है और इस पे जो लेटर लिखे हुए हैं उसका मतलब सील है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है ये किसी चीज को सील कर रखी हुई है? और वो उसके पीछे भी देखने लगता है और उस पीछे देखकर काफी ज्यादा शौक से भर जाता है। और तभी डालमू उसको देखकर कहने लगता है कि मैंने इस तरह के वर्ड्स पहले कभी भी नहीं देखे हैं, इसको देखकर ऐसा लगता है ये तो काफी ज्यादा पावरफुल चीज होगी और पुराने प्री हिस्टोरिक एरा की होगी, पुराने जमाने की, और ये अपनी इच्छानुसार मूव भी कर सकती है। और मुझे इस बात पर भरोसा है कि इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, लेकिन दूसरी तरफ जो जिन होता है वो काफी ज्यादा घबराया होता है क्योंकि उसे तो समझ के आ चुका है कि क्या लिखा है और कह रहा है मन में उससे उससे मतलब डालमू को बताता है और उससे कहने लगता है कि ये बस एक बहुत बड़ा एरे है जो कि एक्टिवेट हो चुका है हमारे आने के कारण, हमें बस इसे ओरिजिनल पोजीशन में रखना है और वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी डालमू उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि अब मेरे पास दूसरा चारा नहीं बचा, मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा अगर मुझे इस एरे को तोड़ना है तो। ये बात सुनने के बाद जिन घबरा जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम इसको तोड़ने वाले हो, नहीं तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तभी डालमू कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए मेरे पास 10% चांसेस है। और जिन भाई उसको बिल्कुल भी तोड़ने नहीं दे सकता था क्योंकि उसे तो पता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है और कहने लगता है कि अगर ये सच में किस्मत वाली बात है तो मैं ऐसे करूंगा। और बताता है कि मेरी किस्मत वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी है, तुम्हें पता ही होगा मैंने 2 ट्रायल्स दिए और दोनों ट्रायल्स में मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि मैंने उन्हें बिना किसी परेशानी के पास भी कर लिया था। और मन में सोचते कह रहा था कि मैं किसी भी तरीके से डालमू को इस चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं करने दे सकता, अगर यहाँ पर कुछ भी गलत हो गया तो ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तभी जो डालमू होता है उसकी ये बात सुनने के बाद एग्री होता है और कहने लगता है कि बात मानना तो पड़ेगी, तुम लकी तो हो, इसने 2 बार ट्रायल को क्रॉस कर लिया है तो मुझे थोड़ा भरोसा कर लेना चाहिए इसकी बातों पर, शायद सॉल्व करने में कामयाब रहे। अगर यहाँ पर कोई खतरा आता भी है तो मैं उसे प्रोटेक्ट कर सकता और उसे परमिशन देने लगता है। तभी जिन उससे कहने लगता है ठीक है अब मैं दिखाता हूँ कि आखिरकार लक की पावर क्या होती है। और मन में सोचते कहने लगता है कि आखिरकार मैं डालमू को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहा। और तभी उस डिस्क को थोड़ा सा घुमा देता है और जैसे ही उस डिस्क को घुमाता है तभी तो वहाँ पर एक बहुत ज्यादा एनर्जी रीजनरेट होने लगती है और कुछ होने लगता है, जिसको देखकर डालमू काफी ज्यादा घबरा जाता है। और उसकी जो जमीन होती है वहाँ पर कुछ अजीब सा आ जाता है जो कि देखने में काफी ज्यादा भयानक होता है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक होता है और एक डिस्क बन जाती है बहुत बड़ी जो कि वहाँ पर छपी हुई होती है, वो नीचे से जमीन में से ऊपर आ जाती है, जिसको देखने के बाद डालमू मन में सोचते कहने लगता है कि ये यान जिन है इसने एक बस थोड़ा सा इस डिस्क को घुमाया और एक बहुत बड़ा एरे यहाँ पर आ गया। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस बच्चे की किस्मत वाकई में इतनी ज्यादा अच्छी है? ये चीज तो वाकई में बहुत ज्यादा अजीब है। और जिन वहाँ पर हंस रहा होता है ताकि वो अपने इस राज को छुपा सके। और इसी के साथ मैं इस पार्ट को यहीं खत्म करना चाहूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे बताओगे कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
सब्सक्राइब कर दोगे और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दोगे, जो कि सब्सक्राइब के बगल में दिखाई देती है, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी ही मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू नाराज, साइनिंग आउट। और कमेंट करके ज़रूर बताना भूलना मत किसी भी हालत में, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।